अध्ययन और अध्यापन का कार्य हमारे समाज का सबसे पुनीत कार्य माना जाता है। समाज के निर्माण के लिए, यूथ को एक सही दिशा और दशा देने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए इन दोनों व्यवस्थाओं को बहुत ही बेहतर और बहुत ही अनुशासन भरा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसमें भी अध्यापन करने वाला अर्थात अध्यापक, टीचर, एजुकेटर, जिसको समाज का यूथ जो अपने भविष्य को बनाने के लिए संघर्षरत है, जो यंग एज में है, जिसको बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होती है, वह उसको अपना आइडियल मानता है, उसको हमेशा पूजनीय नजरों से देखता है, उसका सम्मान करता है और हमेशा उसी की तरह अनुसरण करते हुए अपने भविष्य को बनाने की जद्दोजहद में लगा होता है। बड़ा दुख होता है उस समय जब वो अध्यापक ही बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, उनकी तरह लड़ने, एक दूसरे को कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है कि समाज हमारा किसी दिशा में जा रहा है। यह कौन सी दिशा है जो कि उनको प्रेरित कर रही है, जो लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं जो सच में एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया है कि आज कोई हेटर्स नहीं है, उनको सब मानते हैं। मैं भी ऐसे बहुत सारे अध्यापकों को मानता हूं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, अलग अलग विषय में लेजेंड टीचर हैं, और उन्होंने कभी भी कंट्रोवर्सी में अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है। कभी भी एक दूसरे को, कंट्रोवर्सी भी अगर उन्होंने किया है तो बहुत ही संतुलित तरीके से किया है। एक दूसरे को तुम, तड़ाक, हे, ए, ते इस तरह से बुलाना, जो बच्चों के सामने ही अपनी शैली को प्रेजेंट करना और अपने को पता नहीं किस लेवल पे सिद्ध करना, ये कहीं ना कहीं टीचर कम्युनिटी की ही बदनामी है। अध्यापक को आज अध्यापक माना ही नहीं जा रहा है इसी कारण से, क्योंकि आपका बिहेवियर, आपके द्वारा जो प्रेजेंटेशन रील के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, मतलब जो चीज जरूरत नहीं है बच्चों को देने की, वो सब प्रोवाइड करके केवल लाइमलाइट में बने रहने का होता है। वो कहीं ना कहीं टीचिंग कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। हम सब भी अब जब ये बताते हैं कहीं पर, हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो हमको भी बड़े उपेक्षित नजरों से देखा जाता है कि यूट्यूब के टीचर्स हैं। यूट्यूब पर टीचर आज टीचर रह ही नहीं गए हैं, वो सब यूट्यूबर्स हो गए हैं। वो अपने शॉर्ट्स, क्लिप, वीडियो, ऐसे उन प्रेजेंटेशन से जिससे लोग अट्रैक्ट हो, उनको उठा के देखें, उनके क्लिप्स देखें और उनका अनुसरण करें, मजा लें, इंटरटेनमेंट लें। ऐसा मैंने अनुभव किया है पिछले कुछ सालों से। मैं 2018 से लगभग यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं और उस समय से हम लोगों ने यूट्यूब पर अपनी एक अपने लेवल की चीजें क्रिएट करी और हमेशा अनुशासित रह करके पढ़ाया। लेकिन इधर भी देख रहा हूं कि ज्यादा ही एक्टिविटी आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। मैं बात अभी कर रहा हूं कि एक यूपीपी का एग्जाम इस समय माहौल में है, आपने देखा होगा। एलसीएम एससीएफ का एक प्रश्न था जो 25 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। मैंने भी इस प्रश्न का सोल्यूशन दिया था। जिस दिन दिया था मुझे तो पता ही था कि मैं सही दे रहा हूं। मेरे साथ इस सोल्यूशन के बाद, मतलब जब मैंने सोल्यूशन दिया तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। एक दो कमेंट मैं आपको दिखाता हूं कि फला सर ने सर इसका उत्तर कुछ बताया था, आप इसको ऐसे बता रहे हैं। ऐसे बहुत बार कमेंट आता है। बहुत हम प्रतिक्रियात्मक नहीं होते कि हम उसका आंसर आपको तुरंत दे दें। हमें पता होता है कि अगर हमने सही किया है तो हम उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रिएक्टिव होने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि आज बच्चों के पास ओपन रिसोर्सेस है, यूट्यूब है, वो अलग अलग टीचर्स को देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, टीचर्स बहुत अच्छा इस समय काम कर रहे हैं, कंटेंट पर एक प्रतिस्पर्धा है, बहुत अच्छी बात है। सबके अंदर जुनून है कि बच्चों के लिए कुछ खास करके करें, मेहनत करें, अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करें। हम लोग जब पढ़ते थे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी उस समय। आज जो फैसिलिटी है तो इसका फायदा बच्चों को मिल रहा है। ये जो हमारे पास जब प्रक्रिया आई तो मैंने भी देखा कि मुझे लगा कि चलिए इसमें शांति रहना उचित है, लेकिन कल से देखा मैंने कि एक वीडियो बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल हुआ। उसमें एक उस प्रश्न को लेकर के चर्चा की गई। कुछ दो बड़े लेजेंडरी टीचर है भारत के जो कि अच्छे अच्छे स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका और बहुत अच्छे से बच्चों में फैन फॉलोइंग है, बच्चों उनको बहुत मानते हैं। दोनों टीचर्स बहुत अच्छे बड़े टीचर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से एक कंट्रोवर्सी में प्रेजेंट किया कि मुझे भी लगा कि थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर देना चाहिए। आपने उस प्रश्न को देखा होगा कि एलसीएम एससीएफ का एक प्रश्न था, 0.7 था, 0.35 था, 1.05 था, उसका एससीएफ निकालना था और उस एससीएफ का उत्तर भी आया था। मैंने ये देखिए वीडियो, मैं अपनी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देता हूं आपको। ये वीडियो अभी भी है, उस दिन की पोस्ट है, आप देख सकते होंगे। 0.7, 0.35, 1.05 का एससीएफ मासापा क्या था, मैंने उत्तर दिया था देखिए 0.35। इसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था। कमेंट थोड़ा सा एक दो पढ़ लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें था कि सर एससीएफ होलसीएफ वाला आंसर 0.35 कैसे आ रहा है, मेरा तो 0.07 आ रहा है। और भी कमेंट्स थे मेरे पास, देखिए इसमें भी था कि सर एससीएफ वाला क्वेश्चन चेक करिए, 0.7, 0.35, 1.05 का एससीएफ वाला, इसको प्लीज चेक करिए। इस तरह से कई सारे कमेंट्स हमारे पास आए, लेकिन हमने उस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं लिया। बाद में जब मैंने देखा
कि इस पर कल एक डिस्कशन हुआ, उसमें एक अध्यापक के बारे में बताया गया कि उन्होंने उसका उत्तर देखिए 0.07 बताया था। ये सोल्यूशन किया गया था, एक अध्यापक थे, बहुत ही अच्छे लेजेंडरी टीचर है भारत के। 7/10 उन्होंने भिन्न को ऐसे जो हमारे पास 0.7 था उसको 7/10 किया था। इसके बाद यहाँ पर 0.35 था उसको 35/100 किया था, और उसके बाद यहाँ पर जो 1.05 था उसको भी उन्होंने 105 बटे कितना किया था 100। इसके बाद उन्होंने एचसीएफ लिया होगा और 0.07 उनका आंसर आया था, टिक भी किया गया है। इसको लेकर के फिर एक बड़े अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को गलत ना पढ़ाओ, अगर नहीं आता तो इस तरह से मत पढ़ाओ, बच्चों को गलत मत पढ़ाओ। तो बाद में उनका भी रिएक्शन आया कि लो मेरा जवाब लो, और हमने इस तरह से बहुतों को पढ़ाया है, आप भी देख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा ही अजीब लगा सुन करके। मैं थोड़ा सा इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में आपको चर्चा कर दूं। मैं उनके लिए भी कह दूं कि कुछ और भी प्रश्न होते हैं इस टॉपिक को लेकर के। मैं यहां पर कोई अपनी योग्यता दिखाने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे बड़ा डिस्टर्ब हुआ, मुझे बड़ा अजीब लगा इस तरह की बातें सुन करके, इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को दे देना जरूरी है। दरअसल जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का, जो इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं, हमेशा जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि जब भी लासा मासा का प्रश्न हो, लासा मासा का प्रश्न हो या लासा मासा आप कभी पढ़ो तो केवल कैलकुलेटिंग मत पढ़ो, इसके कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ो। इसमें गलती अधिकतर जो है ना ऐसे नहीं हो जाती है कि गलतियां हम लोग जनरली कर देते हैं, मतलब जैसे गलतियां मानवीय भूल होती है, मैं जानता हूं मेरे से भी बहुत बार गलतियां होती है, बहुत बार ही गलतियां होती हैं। तो गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन जो टॉपिक है इसकी गलती को ना दूसरे एंगल से लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ना होना गलती का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दरअसल एलसीएम एचसीएफ का जो सही अप्रोच है, अगर उसको किसी ने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो उसको सही एंगल से नहीं ले जा सकता है। जब मैं एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि हम क्वेश्चन करने से ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट को सीखें। हम अगर 2-3 संख्याएं ले लें और हम उनके लासा की बात करें, एलसीएम की बात करें, और उनके मासा अर्थात एचसीएफ की बात करें, तो इन दोनों के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में देखिए, 3 चीजें यहां पर बनकर आई हैं। एक तो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ है, उनका एलसीएम है। एलसीएम में कहा जाता है वह सबसे छोटी संख्या, कहां से, इनसे नहीं, दुनिया की किसी भी मतलब समूह से अगर बात किया जाए, बल्क ऑफ द नंबर से कहा जाए, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन इस पर तुरंत कंट्रोवर्सी यहां पर होती है, तुरंत कंट्राडिक्शन आता है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी, मतलब कहने का अर्थ होता है वह दी गई संख्याओं में किसी से छोटी नहीं होती है, वही संख्या हमारी एलसीएम कहलाती है। इसलिए जब भी एलसीएम करते हैं तो सबसे बड़े के पास जाते हैं, अगर वही सबसे कट रही तो वही एलसीएम है, नहीं तो उसके आगे बढ़ते हैं, मतलब उसी का टेबल बढ़ाते हैं, जो पहली संख्या नजर आ जाए, जो सबसे कट जाए, वही एलसीएम होता है। जब बात आती है एचसीएफ की तो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो वह दुनिया की सारी संख्या समूह से उस संख्या की बात कर रहा है, लेकिन दी गई संख्याओं में वह सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है, वह किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। तो मासा जब हम जनरेट करते हैं तो हम सबसे छोटे के पास जाते हैं, और सबसे छोटी संख्या अगर दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे तो वही आपका एचसीएफ कहलाता है। वही क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। अगर नहीं काट पाए तो उसका फैक्टर हम निकालते हैं, उस फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि 12 है, 18 है और 20 है, मैंने यहां पर 3 संख्याएं लिया, और मैं कह दूं कि मुझे इसका एचसीएफ या एलसीएम दोनों तीनों चाहिए। ठीक है, दोनों की बात हम लोग करते हैं कि एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। हम एलसीएम के लिए सबसे बड़े के पास गए, क्या 20 सबसे कट जाएगा? किसी से नहीं कटेगा। अब 20 के पहाड़े को आप लोग पढ़िए, ध्यान से समझिएगा, 20 का पहाड़ा पढ़िए। 20 के पहाड़े में भी हम अगर सबसे अंतिम में जाए तो 20 9 180 होता है, जो 18 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, 12-15 में 180 होता है। अब 180 जो होगी वह सबसे छोटी संख्या है और दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कटेगी। अब अगर काटने की बात करिए तो काटने में हम सबसे छोटे के पास गए, क्या 12 सबको काट देगी? नहीं काट पाएगी। तो 12 को काटने वाली संख्याएं कौन है? तो इसके लिए हमने देखा कि 12 का फैक्टर जैसे 6 है, इसको तो काट देगा, बस इसको नहीं काट पाएगा। 4 है, नहीं काट पाएगा। तो अभी देखिए 2 आया, 2 इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। टर्म कुछ और दिमाग में भी रखने चाहिए, जैसे क्या कि अगर एचसीएफ है तो वह दी गई संख्याओं को सबको काट देगा और साथ साथ लासा को भी पूरी तरह से काट देगा। लासा के साथ साथ वह संख्याओं के योग को भी काट देगा, अंतर को भी काट देगा, गुणनफल को भी काट देगा, वो लासा होता है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी, जो डिस्कशन था इस प्रश्न को लेकर के, वो क्या था? अगर मैंने जैसे कहा यहां पर 12 है, 24 है और 36 है, ऐसे हमारे पास संख्याएं हैं, 12 24 36 है, और मैं कह दूं कि मुझे एचसीएफ बताओ, क्योंकि 12 24 को भी काट देगा, 36 को भी काट देगा, इसलिए 12 ही एचसीएफ है। तो क्या 6 नहीं काट पाएगा? 6 भी तो सबको काट देगा, 6 भी सबको काट देगा, लेकिन 6 को हम एचसीएफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कौन है? 12 ही है जो सबको काट देगा। ऐसे काटने के लिए तो एक, अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो एक तो सबको काट देता है,
लेकिन एक से बड़े नंबर, जैसे अभी यहां पर काटने को 4 भी सबको काट देगा, काटने को 2 भी सबको काट देगा, लेकिन 2 4 एचसीएफ नहीं हो सकते, एचसीएफ 12 ही होगा। 6 भी सबको काट देगा, 6 भी एचसीएफ नहीं है। अब दशमलव की संख्याओं में डाउट बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए जो प्रश्न था 0.7, 0.35 और 1.05, यही प्रश्न था। मुझसे कहा गया था मुझे इसका एचसीएफ बताओ। हम लोग दरअसल बहुत सारे लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए सोचते हैं डेसिमल क्या करें, हम इसको भिन्न में बना दें। भिन्न में बनाने के पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए, जैसे प्रश्न है आपके पास जो दिया हुआ है, हम अगर एचसीएफ करने जा रहे हैं तो एचसीएफ में हम कहते हैं हम दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। अगर छोटी संख्या सबको काट दे तो वही एचसीएफ है, तो हम गए सबसे छोटे के पास, और सबसे छोटा यहां पर कौन नजर आ रहा है आप खुद कंफर्म कर लो। आपको लग रहा होगा कि 0.7 है और 0.35 है, यहां तो 2 डिजिट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ा है, नहीं, ये छोटा है, पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 3 है, तो यह स्मॉलेस्ट है। तो मैं सबसे पहले इसी के पास जाऊंगा, इसको चेक किया तो पता चला है इसको भी काट देगा, और इसको काट देने का मतलब भाग देकर देखिए पूर्णांक बार जाए तो काट दिया, इसलिए वह एचसीएफ 0.35 ही है, क्योंकि इसने सबको काट दिया, तो यही 0.35 आपका एचसीएफ है। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करके देखिए, 0.7 को अगर हम 0.35 से डिवाइड करें, यहां डेसिमल एक प्लेस पर है, ऐसे हम बढ़ा दे तो कोई फर्क की बात नहीं, डेसिमल हटा दीजिए 2 बार जाएगा। ऐसे अगर 1.05 को अगर हम 0.35 से काटे, डेसिमल अगर इक्वल प्लेसेस पर है तो हटा दीजिए, 3 बार जाएगा, इसको 2 बार जाके काट दिया, इसको 3 बार जाके काट दिया, तो एचसीएफ यही हो गया। तो हम सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं तो 0.35 दिख रहा था, बट गलती से कुछ अध्यापक, कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं कि इसको भिन्न में बना लेते हैं। जब भिन्न बनाएंगे तो 7/10 होगा, भिन्न बनाएंगे तो 35/100 होगा, भिन्न बनाएंगे तो 105/100 होगा, जैसे उन अध्यापक महोदय ने किया था। हालांकि उन्होंने उसको, ऐसा नहीं कि मैं उसको उनका कुछ गलत बोल रहा हूं, बहुत बड़े अच्छे टीचर हैं, बहुत दुनिया में बच्चों में बहुत फैन फॉलोइंग है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने यही किया। बाद में उन्होंने जस्टिफाई किया कि इसका काटा भी जाता है, इसके डेसिमल प्लेसेस के लिए 0 प्लेसेस सेम किए जाते हैं। अब यहां पर उनके हिसाब से या किसी भी बच्चे को जब ऐसे कन्वर्जन होगा, और हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं, स्कूल में डेसिमल का उपयोग नहीं करा के भिन्नों का उपयोग बताया, और अगर एचसीएफ निकालना था तो कहा गया कि अंशों का मासा कर दो, हरों का लासा कर दो, मतलब जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ कर दो और डिनोमिनेटर का एलसीएम कर दो। अब अगर एचसीएफ करने जाओगे उस मेथड से तो आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है पता है? 7 दिख रहा है, जबकि 7 बड़ा था यहां पर। तो कहीं गलती से अगर आपने इसको सोच लिया, ये तो काट ही रहा है, सबको काट रहा है कि नहीं, तो कहीं हमारे दिमाग में ए आ गया 7, और फिर हमारे मन में आया कि नीचे का एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब बड़ी संख्या 100 ही है, तो 100 को ले लिया हमने, तो 0.07 तो आ ही जाएगा, जो कि गलत है। भिन्न बनाकर जिसने किया वो गलत कर दिया। हम जब भी ऐसे प्रश्नों को करें तो हमारे दिमाग में ही, मैंने हमेशा क्लास में इसको ऐसे ही आपको पढ़ाया होगा कि अगर 0.7 है, 0.35 है, 1.05 है, तो पहला काम आपको डेसिमल प्लेसेस को सेम करना होगा। और डेसिमल प्लेसेस को सेम करना मतलब बहुत आसान प्रक्रिया है। पॉइंट है और 7 है, यहां पर सब में 2-2 स्थान पर है, सेम करना मतलब अधिक प्लेस बनाना। इसके साथ अगर हम एक 0 ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं है, बात वही है। ये 0.35 ही है और 1.05 ही है। अब डेसिमल भूल जाइए कि डेसिमल भी लगा हुआ है, यही आपको पढ़ाया हमेशा। डेसिमल भूल जाइए तो आपके पास 70 है, 35 है और 105। अब आपको छोटा बड़ा चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। 35 सबसे छोटा साफ साफ दिख रहा है, 35 के पहाड़े में साफ साफ 70 जाता है, 35 के पहाड़े में 105 जाता है। 35 तो आया, बट डेसिमल लगाना भी हमारा मुख्य काम है, और अगर 2-2 प्लेस हम लगाए थे तो 2 प्लेस पर लगाकर इसका आंसर 0.35 बता देंगे। इस तरह से दशमलव के प्रश्नों को हल करना ये पैटर्न है, इसको ऐसे फॉलो करना चाहिए। और आप सब लोगों ने इसको लेकर के डिस्टर्ब हुए भी। बहुत बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आया था, इसके अलावा भी कई प्रश्नों को लेकर कमेंट्स आया था। इस वजह से, क्योंकि कुछ हम बताए हैं तो कोई दूसरा कुछ और बताया है, कोई दूसरा कुछ और बता रहा है, इसको लेकर के आप डिस्टर्ब होते हो, मैं समझ रहा हूं। इस तरह, इसके लिए मैं बच्चों से, टीचर्स की तरफ से माफी मांगता हूं कि आप लोगों को जो है गलत जज किया जाता है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करके हाइप जनरेट की जाती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बड़ा खराब लगता है खुद को यह बताते हुए, जबकि गर्व की बात है। बच्चों में हमारी भी एक रीच है, हम लोग भी जाने जाते हैं, बच्चों के पास जब जाते हैं, कहीं पे मिलते हैं तो बच्चे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ये तो चलिए ठीक है। अभी जब यही पेपर यूपीपी वाला जब फरवरी में पेपर हुआ था, तो उस समय भी एलसीएम एचसीएफ का एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न को पहले देख लीजिए। प्रश्न ए था कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम दिया है 609, एलसीएम 609 है। एक संख्या आपकी 77 है, तो दूसरी संख्या हम लोगों से पूछा गया था, ऑप्शंस भी दिए गए थे। और जिस टीचर ने अभी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है, अर्थात जिन्होंने जो पूछा है, अगले से क्वेरी करी है कि आपने गलत पढ़ाया है,
उन्होंने भी इसका सोल्यूशन दिया था। पता नहीं वो वीडियो है कि नहीं है, इतना रिसर्च तहकीकात नहीं करता हूं, लेकिन वह वीडियो मैंने देखा था। जनरली मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया कि बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक थे जिन्होंने उसका उत्तर क्या बताया है, मैं आपको बताता हूं। इस स्कूल में एक पैटर्न हम लोग को शुरुआत से बताया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ अर्थात लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या अगर 77 है और दूसरी संख्या हमसे पूछा है एलसीएम अगर 609 है और एचसीएफ अगर 11 है, तो नियम के हिसाब से जो पैटर्न स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है, 11 से डिवाइड कर दो 7 होगा, 7 से इसको भाग करे 7 8 56 होता है, 7 7 49 होता है, 87 यहां पर इस प्रश्न का हल है। मैंने भी देखिए ऐसे करने की कोशिश करी थी। आप ये बताओ क्या उत्तर सही है? हम लोग भी मेथड पढ़ते हैं और एलसीएम एचसीएफ के बारे में अभी भी मैंने आपसे चर्चा की। अगर दो संख्याएं हैं, हम उनका एलसीएम निकालें और उनका हम एचसीएफ निकालें। हम सब जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से कट जाता है। मतलब ऐसी दो संख्याएं कुछ भी हम ले ले, एलसीएम उन संख्याओं से कट जाता है, एचसीएफ उन संख्याओं को काट देता है। और हम सब अपने क्लासेस में इस चीज को जरूर पढ़ाते हैं कि अगर एलसीएम संख्याओं से कटता है तो पक्का एलसीएम एचसीएफ से भी कटता होगा। मतलब ये मेथड आपको हमेशा पढ़ाया जाता है, अगर एलसीएम दी गई संख्याओं से कट रहा है तो उन संख्याओं को काटने वाले एचसीएफ से भी उस संख्या का कटना जरूरी होता है। ये आपको हमेशा पढ़ाया जाता है क्लास में। इवन ये भी बताया जाता है कि एचसीएफ उन संख्याओं को डिवाइड कर देता है, एचसीएफ उस एलसीएम को भी डिवाइड कर देता है उन संख्याओं के, और साथ साथ एचसीएफ उन संख्याओं के योग को, अंतर को, गुणनफल को सब डिवाइड कर देता है। अब थोड़ा सा अगर इस प्रश्न को आप देखो, अगर हमने कहा कि यहां पर एलसीएम कितना है 609 है, एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है और एचसीएफ इसने चलो 11 दे दिया। 11 से मैंने इसको देखा कि 11 से 77 तो चलो ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या 11 इस एलसीएम को काट पाएगा? मैंने डिवाइड करके चेक किया, 11 पचे 55 है, 5 9 और 5 9 मतलब 59 इसके पहाड़े में नहीं जा रहा है। मतलब ये एचसीएफ हो कैसे सकता है आप बताइए? अगर वह एचसीएफ उस एलसीएम को नहीं काट पा रहा है तो कैसे 11 इसका एचसीएफ हो सकता है? और कैसे हम इसका उत्तर, इसका सोल्यूशन 87 बता सकते हैं? अगर मान लो चलो आपने 87 बता भी दिया, 87 आपने दूसरी संख्या बता दी और आपने कहा कि 11 उसका एचसीएफ है, एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देता है, 77 को काट दे रहा, अच्छी बात है, 87 को क्या 11 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा ना। तो कैसे हम उसका उत्तर 87 लगा देंगे? अगर ऑप्शन में कहीं 87 होता तो कैसे लगा दे? हालांकि बहुत सारे अध्यापकों ने, बहुत सारे बच्चों ने 87 लगाया भी होगा, लेकिन जब हम सोचते हैं तो क्या अपने दिमाग को संतुष्ट कर पाते हैं कि 87 इसका उत्तर होगा? तो ऐसी भी गलतियां लोगों ने करी है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो टॉपिक है, यह टॉपिक लर्निंग नहीं है, यह टॉपिक ऐसा नहीं केवल न्यूमेरिकली पढ़ लिया, ट्रिक सीख लिया तो उत्तर इसका दे पाएंगे। यह टॉपिक पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने इस पर डीप रिसर्च, अच्छे से अध्ययन इसका नहीं किया, अच्छे से स्टडी नहीं करी है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, तो आप कोई नहीं कर पाओगे, ना बच्चे कर पाएंगे, ना टीचर कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से देखें। कहते नहीं कि जैसा आप अपने आप को दिखाओगे, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वैसा ही लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। और हम अगर पब्लिक मीडियाज पे, सोशल मीडियाज पे, पब्लिक प्लेसेस पर जहां से प्रेजेंस होती है, जहां से अपीयरेंस आती है, वहां पर अगर हम गलत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एक अध्यापक होकर, तो शोभनीय नहीं है किसी के लिए भी। गलतियां सबसे होती हैं। गलतियों का मतलब परसेप्शन तुरंत नहीं है। जैसे मैं एवरेज पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि कोई खिलाड़ी अगर पहले ही मैच में 0 बना दिया, हो सकता है उसका कैरियर बहुत अच्छा जाए। ये मत सोच लो 0 बना दी उसका कैरियर ही खत्म है, या किसी मैच में उसने 200 रन बना दिया पहले ही। बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आप जानते होंगे, बहुत सारे खिलाड़ी 0 पे आउट होकर के बहुत अच्छी कैरियर अपनी बनाए, और बहुत सारे खिलाड़ी आए 13 शतक मारे, आप नाम जानते होंगे, लेकिन आज उनको कोई जानता नहीं है। बात यही है, मेरा कहने का अर्थ है कि एक पॉइंट से, एक प्रेजेंस से आप किसी का परसेप्शन मत करो। सब अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टीचर्स को भी चाहिए कि शोभनीय नहीं है। आप एक चीज को लेकर के इतना बड़ा बॉन्डर मत मचाया करो, ठीक है? आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बॉन्डर मत मचाया करिए। आप पढ़ाइए बच्चों को, जो बच्चे जो जिसके लिए आपको देखते हैं वही देखें। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए, नाच गाने के लिए बहुत रील और तमाम चीजें टहल रही हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे। वहां पर तमाम लड़ाइयां हैं, गाली गलौज हैं, ठीक है, रील्स हैं, नाच गाने हैं, वहां पे देखने के लिए है उनके पास प्लेटफॉर्म। आप जिस काम के लिए, जिस शोभनीय काम के लिए कर रहे हैं, जो पढ़ाने लिखाने की गतिविधि में आप जुड़े हुए हैं, वहां से आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। आप सब योग्य हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत डिजर्व करते हैं, और बहुत अच्छा आपने नाम कमाया, मेहनत की, पैसे कमाए, बच्चों से आपने जो है शोहरत कमाई है। आज बच्चे बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो इज्जत साख सबकी खत्म हो जाएगी। तो अध्यापक हैं, अध्यापक ही बने रहिए, एग्रेसिव मत बनिए। अगर कोई आपके सामने एक रिएक्शन दे रहा है तो आप तुरंत उस एक्शन का रिएक्शन तुरंत मत प्रेजेंट कर दीजिए। मतलब दोनों के लिए मैं कह रहा हूं
कि आप सभी जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी इस शैली को थोड़ा सा बदलाव लाइए, अच्छी बात नहीं है। अध्यापक की तरह ही प्रेजेंट करिए, अध्यापक कम्युनिटी को डिस्टर्ब मत करिए। और अध्यापक मैंने देखे हैं बहुत सारे, मैं एक दो लोग का चाहो तो नाम भी ले लूँगा। मैथ्स में मैंने पढ़ाते देखा है, राकेश यादव सर हैं पढ़ाते हैं, क्या शैली है, क्या प्रेजेंटेशन है। एक दो टीचर पवन राव सर हैं मैथ्स पढ़ाते हैं। कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो लेजेंडरी टीचर के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों के बीच कभी उनकी कम्युनिटी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई देती है। सिविल में आपने विकास देवी कीर्ति सर को पढ़ाते देखा होगा। बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मैं और के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं केवल बड़बोलेपन से ही पहचाने जा रहे हैं, पढ़ाने लिखाने से नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को उन्होंने एक संतुलित वे में प्रेजेंट किया है और उनकी लोग इज्जत करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। तो आप सभी लोग, आप बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप इन सब चीज़ों का प्रभाव, चाहे वो गलत दिशा में हो चाहे सही दिशा में हो, उसके अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप भी अपना काम करो, आप भी इन चीज़ों से निकलो और निकल करके अपनी जो आपका मतलब सपना है, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसको पूर्ण करने में जो हेल्प टीचर्स की हो सके उसको लीजिए। उनकी कमियों को ना लेकर के उनकी अच्छाइयों को लीजिए। दे आर वेरी गुड टीचर, बहुत मेहनती हैं, बहुत मतलब इफर्ट करते हैं, बहुत डिजर्व करते हैं। और उनकी शैली को आप देखते हैं, उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं, उनसे आप प्रभावित होते हैं। उनके प्रभाव को, जो कि अच्छा है, उसको अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन की सफलता सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी लगा नहीं, इस पर डिस्कशन करना चाहिए। ऐसे मुद्दों को लेकर के मैं कभी भी आपसे टॉक नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगा नहीं, आज इस पर चर्चा जरूर हो, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम का था और एग्जाम से रिलेटेड ऐसे प्रश्नों को लेकर के गलती ना हो। अभी जो पेपर है जिन बच्चों का, उनका सब सही हो जाए, तो ऐसी ही कुछ मेरी भावना थी। कोई गलत भावना किसी के प्रति नहीं थी, ना कोई ईर्ष्या थी किसी के प्रति। बस एक अच्छा संदेश देना चाहता था कि सभी लोग जो है अच्छी तरह से काम करें, एक सही संदेश समाज को, यूथ को, आगे आने वाली पीढ़ी को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।